गुड इवनिंग गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देख लिया था कि हम लोगों ने किस तरीके से आयंस के फॉर्मूले याद किए थे। उसमें यदि मुझे किसी की, जैसे मान लीजिए आपको आयरन ऑक्साइड की बात करनी है, तो मुझे यदि दोनों चीज़ों की वैलेंसी पता है कि आयरन में +2 और ऑक्साइड में -2, तो इजीली इसका फॉर्मूला सिंपली मैंने कहा था क्रॉस में इसकी संयोजकता, इसकी जो वैलेंसीज होती हैं उनको आप क्रॉस में लिख दीजिए इस तरीके से, और इसे O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसे FeO में 2 से डिवाइड मार के लिख सकते हैं। इसी तरीके से यदि Fe3+ वाला जाए और O2 2- वाला हो, तो क्रॉस यदि मल्टीप्लाई करेंगे आप तो Fe3O2 मिल जाएगा, सॉरी Fe2O3 आपको मिल जाएगा। Fe2O के O वाली 2 इधर और 3 वाली इधर। क्लियर? इस तरीके से आप, यदि आपको आयंस के फॉर्मूले याद हैं तो आपको इजीली किसी भी कंपाउंड्स को लिखना आसान हो जाता है। क्लियर? ये बातें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर ली थी, और मैंने बताया था कि हमेशा जो पॉजिटिव वाला होता है वो पहले लिखा जाता है और निगेटिव आयन हमेशा बाद में लिखा जाता है, जिस तरीके से फॉर्मूले में आपके मेंशन है। क्लियर? हमेशा पॉजिटिव आयंस पहले आते हैं और इसी तरीके से उनका नाम भी लिया जाता है आयरन ऑक्साइड। ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से ये क्या है, फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, इस तरीके से हमेशा पॉजिटिव आयंस का नामकरण भी हमेशा कैसे होता है, पहले लिया जाता है और निगेटिव आयंस हमेशा बाद में होता है। ये बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। फिर इसके बाद मैंने कहा था कि आपको 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। अब ये एटॉमिक नंबर क्या है, फिर ये आयरन में आपने देखा कि एक बार 2 वैलेंसी शो कर रहा है, एक बार 3 वैलेंसी आ रही है, यानी एक बार फेरस बना रहा है, एक बार फेरिक बना रहा है। इन सारे क्वेश्चनों को की शुरुआत कैसे होती है, तो मैंने कहा कि मेन बेसिकली जब आयंस दिखाई दिए, लोगों को क्या दिखाई दिए, आयंस दिखाई दिए, तो लोगों में ये आया कि भाई ये चार्ज कहां से आया। अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि एटम कैसा है, इंडिविजुअल फॉर्म का है, यानी किसी भी तरीके से इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, ये मान के चल रहे थे। डाल्टन जी ने भी ये अपनी थ्योरी में कह दिया कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर? वो सिर्फ अपनी रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं, अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं। लेकिन जब आयंस आपके सामने आए तो फिर लोगों के दिमाग में आया कि भाई ये आयंस, ये चार्ज कहां से आ रहा है, क्या कारण है चार्ज बनने का। फिर लोगों ने और क्या देखा कि उन लोगों ने जब 2 चीजों को आपस में रब किया तो उनमें क्या हो रहा था, एक दूसरे को आकर्षित करने की कैपेबिलिटी दिखाई दे रही थी। वो भी इनके दिमाग में आया कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये एक दूसरे को अटैक क्यों करने लगे। जैसे कि आप लोग अपने सूखे बालों में क्या करते हैं, कंघा करते हैं, फिर उसे कागज के टुकड़ों को पास ले जाए तो क्या होता है, कागज के टुकड़े उसकी तरफ आने लगते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि भाई ये क्यों हो रहा है, इसका क्या जवाब दिया जाए। फिर इसके बाद उन्होंने देखा सिल्क को यदि आप अंधेरे कमरे में लेकर के उसमें नाखून मारते हैं, अपने नेल से उसको रब करते हैं, तो उसमें चिंगारी छूट रही थी। तो इन सारी घटनाओं ने लोगों को सोचने में विवश किया कि ये चार्ज, ये घटनाएं क्या कह रही हैं कि भाई इनमें चार्ज है किसी तरीके का, हर एक मैटर में चार्ज है किसी तरीके को। मैटर में चार्ज है तो फिर ये चार्ज है तो ये फिर कहाँ है वो। एटम में तो हमने कोई चार्ज की बात नहीं की। एटम में तो हमने कहा कि इंडिविजुअल एक छोटा से छोटा पार्ट होगा जो सारी क्रियाओं में भाग लेता है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब इन सारी बातों की बात आई तो अब लोगों में आया कि नहीं, यदि चार्ज अवेलेबल है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि उसके अंदर, एटम के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। जब ये बातें आई तो अब लोगों में एटम्स को जानने की इच्छा जनरेट हुई और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या आया? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, की किस किस तरीके से एटम का जनरेशन हुआ है। इस बात के बाद इलेक्ट्रिसिटी की खोज पहले हो चुकी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं जाना था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की खोज हम लोग कर चुके थे। इलेक्ट्रिसिटी एक पावर है, इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। ये हमें फैराडे ने बता दिया था। किसने? फैराडे ने अपने छोटे से इंस्ट्रूमेंट से चुंबक के आसपास एक मेटल कंडक्टर को यदि मूव कराया जाए, क्या है ये मेरे पास एक मेटल कंडक्टर है और ये मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है, तो यदि मेटल कंडक्टर इसके आसपास लेके जाया जाता है इससे, तो यदि इससे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं
किसी मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और यदि आप उसके आसपास कंडक्टर को ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इस फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और इस फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से इसमें करंट आई का जनरेशन हो जाता है। क्लियर? तो ये फैराडे ने हमें पहले ही बता दिया था कि भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, और फैराडे प्रिंसिपल पे कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स बने, आपका जनरेटर, आपके मोटर, ये सारे के सारे इसी फैराडे प्रिंसिपल की गिवन देन है। क्लियर? जिसे हम कहते हैं फैराडे का मैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो चुकी थी, लेकिन अब लोगों के दिमाग में चल रहा था कि ये चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं मैटर के अंदर, और इसको जानने के लिए इन्होंने कहा कि भाई निश्चित तौर पे एटम के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल हैं, अब इनको जानने की खोज शुरू हो गई। तो क्या किया गया कि भाई सबसे पहले एक वैक्यूम ट्यूब ली गई। अब वैक्यूम ट्यूब का मतलब कोई ये ना समझे कि वैक्यूम मतलब क्या होता है, खाली नहीं होता। एक वैक्यूम ट्यूब ली गई और उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड की गई। क्या एक वैक्यूम ट्यूब ली गई, उसमें एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की गई। तो ये वैक्यूम जो शब्द है, इस वैक्यूम का मतलब तो हिंदी में निर्वात होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि खाली है, खाली स्थान को वैक्यूम नहीं कह रहे, ये ध्यान रखिए। तो जब हम लोग मैटर में क्या चार्ज पार्टिकल की खोज करने में लगे हुए थे, क्या सोच रहे थे कि भाई ये चार्ज आ कहां पे रहा है, तो क्या किया गया कि एक वैक्यूम ट्यूब ली गई। वैक्यूम ट्यूब, ठीक, वैक्यूम ट्यूब मतलब हाई वैक्यूम था, जिसमें क्या किया गया, हाई वैक्यूम ट्यूब ली गई है। हाई वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या है, इसमें इतना लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट किया गया, प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक। ठीक, तो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर से लो प्रेशर पे इस वैक्यूम ट्यूब को रखा गया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें जो गैस कंटेंट होगा वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। क्या हो गया, बहुत कम हो गया। अब हमारा मेन टारगेट था कि ये इनमें चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज कहां से आ रहा है, इस चीज की खोज करने की बात चल रही थी। ठीक, तो वैक्यूम ट्यूब जब उन्होंने ली और बहुत हाई वैक्यूम रखा, तो इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो गैस कंटेंट है अब वो बहुत क्या हो गया, नेग्लिजिबल, या बहुत कम रह गया। अब इसको क्या दिया गया, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड किया गया इस वैक्यूम ट्यूब में। तो सबसे पहले ई गोल्डस्टीन, एक नाम आता है ई गोल्डस्टीन जी का। ई गोल्डस्टीन जी ने देखा कि भाई कुछ उन्हें यहाँ पे कैथोड के पीछे क्या दिखाई दे रहा है, कैथोड के पीछे उन्हें चमक उत्पन्न दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, कैथोड के पीछे उन्हें क्या दिखाई देती है, एल्यूमिनेंस दिखाई देता है, या क्या चमक, एल्यूमिनेंस दिखाई देता है, या ब्राइटनेस नजर आती है। क्या दिखाई दिया उन्हें, कैथोड के पीछे उन्हें एक तरीके की एल्यूमिनेंस दिखाई दी और ब्राइटनेस दिखाई दी। अब चूंकि ये कैथोड के पीछे दिखाई दे रही है, इसका मतलब कि यहां से कुछ क्या, ये हमारे निश्चित तौर पे पॉजिटिव जो हमारा वो है उससे निकली हुई रेज होंगी, जो यहाँ पे जाकर के क्या कर रही हैं, कैथोड के पीछे चमक उत्पन्न कर रही हैं। तो जब ई गोल्डस्टीन जी ने इसे देखा तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से कोई ऐसी रेज हैं जो जा रही हैं, क्या कर रही हैं, कैथोड के पीछे चमक उत्पन्न कर रही हैं, और उन्होंने इन रेज को नाम दिया कैनाल रेज। क्या नाम दिया, कैनाल रेज नाम दिया। एनोड से चलने वाली रेज, एनोड से, ये क्या है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड कहते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से चलने वाली रेज जो क्या कर रही थी, हमारे कैथोड के पीछे चमक उत्पन्न कर रही थी। इसका मतलब ये रेज निकली कहां से है, ये रेज निकली होंगी हमारे एनोड से। तो इन्हें ई गोल्डस्टीन जी ने क्या कहा कि ये कैनाल रेज हैं। सबसे पहले ई गोल्डस्टीन जी ने 1886 में 1886 के आसपास इस घटना को देखा। ठीक, अब उन्होंने जब इसे देखा तो उन्होंने क्या किया, इन रेज की प्रॉपर्टी का अध्ययन करने की सोची गई। भाई अब ये जो रेज आई इसके बारे में तो बात हो गई कि यहां से रेज निकलती है जो कैथोड के पीछे चमक उत्पन्न करती है। तो अब इनकी जब प्रॉपर्टी निकालने की बात आई तो सबसे पहले क्या किया गया कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया। क्या रखा गया,
एक ऑब्जेक्ट रखा गया तो देखा गया कि ये इस ऑब्जेक्ट की छाया बनने लगी। क्या बन रही है? इस ऑब्जेक्ट की क्या बन रही है? छाया बन रही है। यहाँ पे क्या बनाया है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जब इसको इसके पीछे रखा गया तो ये क्या बना रही है? इसकी शैडो बन रही थी। क्या बन रही थी? इसकी शैडो क्रिएट कर रही थी। इसका मतलब ये निकला कि भाई निश्चित तौर पे ये क्या स्ट्रेट लाइन मोशन प्रोवाइड करती हैं। कैसा? स्ट्रेट लाइन मोशन करती हैं। कैसा? सीधी रेखा में गति करती हैं। किसमें? सीधी रेखा में गति करती हैं। सीधी रेखा में गति करती हैं। अब उन्होंने क्या किया कि भाई इसको हटाया और क्या रख दिया? रास्ते में एक व्हील रख दिया। क्या कर रख दिया? एक व्हील रख दिया। अब ये व्हील जब रख दिया और ये रेज इससे टकराई तो क्या कर रही थी कि ये व्हील्स को रोटेट करा दे रही हैं। क्या कर रही थी? ये व्हील्स को रोटेट करा दे रही थी। व्हील क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसका मतलब क्या निकाला कि भाई निश्चित तौर पे ये जो रेज हैं, रेज हैज सम पार्टिकल, रेज हैज सम पार्टिकल which has mass। क्या है? which has mass। यानी कि यदि ये इस व्हील को रोटेट करा दे रही है, व्हील घूमने लग रहा है, तो इसका निश्चित तौर से मतलब था कि इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल हैं जिन पे क्या है? मास है। और वो मास जब मास इनटू वेलोसिटी की वजह से क्या बन रहा है? एक तरीके का मोमेंटम बन रहा है और वो मोमेंटम जब इससे टकरा रहा है वही इसमें क्या कर रहा है? रोटेशन, इस व्हील को रोटेट करा दे रहा है। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो कैनाल रेज हैं इनमें क्या है? कण मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? पार्टिकल्स यानी कण मौजूद हैं जिनमें क्या है? द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। और इनका जो द्रव्यमान एस्टिमेट किया गया वो कितना था? 1.6 × 10⁻27 kg के आसपास। जो एक पार्टिकल का द्रव्यमान एस्टिमेट किया गया वो कितना था? 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। अब क्या पता चला? एक तो स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई दे गया, दूसरा भाई पता चल गया कि भाई इनमें कण हैं। ये कैनाल रेज जो निकल रही है इनमें क्या है? पार्टिकल्स मौजूद है और उनमें क्या है? उनमें द्रव्यमान है, तभी ये इसे रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। और वो द्रव्यमान कितना है? 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम निकला। और फिर इन कण को, जो एक कण मिले, ये कैसे थे? इन कणों को नाम दिया गया प्रोटॉन। ठीक है। फिर क्या किया गया और एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि भाई इन रेज को यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल रखा गया और एक निगेटिव टर्मिनल रखा गया। तो ये जितने पार्टिकल्स थे ये सारी की सारी कैसी थी? पॉजिटिव रेज थी। ये सब की सब किधर की ओर मुड़ी? ये सब की सब हमारे कैथोड की ओर मुड़ गई। किसकी ओर मुड़ी? कैथोड की ओर मुड़ी। जब इनका क्या हुआ? ये टर्न टुवार्ड्स कैथोड, टर्न टुवार्ड्स नेगेटिव प्लेट की ओर मुड़ी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि पार्टिकल जो है इसमें, वो पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज। क्या रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। यहां से पता चलता है कि जो आयंस बने, जो ये घटनाएं हो रही थी आकर्षण की, ये यहां से पता चल गया था। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में बताया कि ये चार्ज इसमें ये जो हमारे जो मैटर है चारों तरफ, हमारी तरफ जो गैस है या कुछ भी हैं, उनमें क्या है? उनमें पार्टिकल्स हैं जिनमें द्रव्यमान भी है और जो सीधी रेखा में गति कर रही हैं और उनके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। उन्होंने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, यानी धनात्मक आवेश था इनमें। कैसा था? धनात्मक आवेश। तो इतनी जानकारी हमें मिल गई किससे? इस कैनाल रेज से। तो क्या क्या पता चल गया कैनाल रेज से इन एक्सपेरिमेंट में? कि एक तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? शैडो देखी। शैडो देखने का मतलब क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन दिखाई दे रहा था। स्ट्रेट लाइन मोशन, सीधी रेखा में गति। फिर इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने व्हील को देख रखा। व्हील से क्या मिला? रोटेशन दिखाई दिया इन्हें। और जब रोटेशन दिखाई दिया तो इसका मतलब निकाला गया कि इनमें क्या है? मास है। और ये कैसे हैं? पार्टिकल्स रखते हैं। कैसे रखते हैं? ये रेज पार्टिकल्स रखती है और इनमें मास भी है। फिर इसके बाद जब इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच से निकाला गया तो यहां से इन्हें क्या पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। कैसे हैं? धनात्मक आवेश पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। तीन जानकारियां मिली। ठीक।
तो जो मास निकाला गया, मास एक प्रोटॉन, और इन्हें नाम दिया गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया गया भाई, जो कि पॉजिटिव थे इसलिए कहा गया प्रोटॉन। क्या कहा गया? क्योंकि ये सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे थे? पॉजिटिव थे, इसलिए इन्हें नाम दिया गया प्रोटॉन। और प्रोटॉन का जो मास निकल के आया, मास एस्टिमेट किया गया 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम निकाला। और इनमें जो चार्ज निकला वो कैसा था? चार्ज इनमें जो था Q पॉजिटिव चार्ज था, वो कैसा था? 1.6 × 10⁻19 कूलाम का था। तो ये जानकारी हमें गोल्डस्टीन साहब ने प्रोवाइड कर दी। उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की खोज कर ली, ठीक, क्लियर। अब पॉजिटिव चार्ज के में एक समस्या और भी है। जब प्रोटॉन की बात आती है तो प्रोटॉन में दो नाम आते हैं आपके सामने। एक तो ई गोल्डस्टीन साहब का भी नाम आता है और दूसरे रदरफोर्ड साहब का भी नाम आता है, ठीक है। तो यदि कभी भी आपके ऑप्शन में ई गोल्डस्टीन रखा हुआ है तो सबसे पहले प्रोटॉन को देखने वाले और खोजने वाले ई गोल्डस्टीन साहब थे, ठीक। यदि आपके ऑप्शन में ई गोल्डस्टीन साहब का नाम है तो निश्चित तौर पे आपका आंसर ई गोल्डस्टीन होना चाहिए, ना कि रदरफोर्ड। और यदि नहीं है तो दोनों चीजें आपको एक साथ तो जनरली नहीं मिलने वाली। रदरफोर्ड भी सही ऑप्शन है क्योंकि रदरफोर्ड ने ही ये सारी जानकारियां उठाई थी। ये जो जानकारी, उनका एनालिसिस, जो अध्ययन किया था इन कैनाल रेज का, वो रदरफोर्ड जी ने किया था। और ई गोल्डस्टीन साहब ने इन्हें नाम दिया था कैनाल रेज। और सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति कैनाल रेज को कौन थे? हमारे ये ई गोल्डस्टीन साहब थे, ठीक। इसीलिए जब प्रोटॉन की बात आए तो प्रोटॉन में यदि ई गोल्डस्टीन का नाम दिया हुआ है तो यही इसके रियल डिस्कवरर है। इसके बाद रदरफोर्ड का नाम आता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक। तो प्रोटॉन की जानकारी तो हमें मिल गई भाई कि पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर। अब ये जैसे ही ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे मैटर में पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, तो फिर और भी ज्यादा रिसर्च तेज कर दी गई। क्यों? क्योंकि यदि कहीं पे पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है तो अकेले पॉजिटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, ठीक। क्योंकि यदि केवल पॉजिटिव चार्ज है मैटर में, ये आपने देख लिया कि ई गोल्डस्टीन साहब, रदरफोर्ड साहब ने ये बता दिया आपको पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब यदि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो भाई जब भी हमें क्या होता कि हम मैटर को छूते तो निश्चित तौर पे हमें आयंस की फीलिंग आनी चाहिए थी ना। पर हर बार तो ऐसा नहीं होता, हर मैटर के साथ ऐसा नहीं होता। तो निश्चित तौर पे क्या है, वहां पे कहीं ना कहीं पे निगेटिव चार्ज भी छुपा हुआ था। उस चीज को किसने देखा? उस चीज में नाम आता है थॉमसन साहब का। किसका नाम आता है अब? थॉमसन साहब। थॉमसन साहब का नाम आता है। इन्होंने अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास ही क्या कर लिया, इन्होंने क्या देखा कि भाई कुछ ऐसा है कि जो क्या कर रहा है। इन्होंने चमक देखी कहां पे? इन्होंने चमक देखी एनोड के पीछे। इन्होंने सॉरी, ठीक है। तो इन्होंने चमक कहां देखी? इन्होंने चमक देखी एनोड के पीछे। जब इन्होंने एनोड के पीछे चमक देखी तो इन्होंने कहा कि भाई ये एनोड के पीछे चमक उत्पन्न कर रही है, इसका मतलब यहां से रेज कहां से निकल रही है? ये कैथोड रेज यानी निगेटिव टर्मिनल से निकल रही हैं। और यदि निगेटिव टर्मिनल से निकल रही हैं इसीलिए इनको नाम दिया गया कैथोड। क्या नाम दिया गया इन्हें? इन्हें कैथोड रेज कहा गया। क्या कहा गया? कैथोड रेज कहा गया, ठीक। फिर वही बेसिक प्रिंसिपल यूज किया गया कि भाई इनके रास्ते में एक ऑब्जेक्ट रख दो। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो निश्चित तौर पे उसकी क्या बनाते हैं? ये शैडो बना देते हैं। जो ऑब्जेक्ट आप इनके रास्ते में रखते हैं उसकी क्या बना रहे थे? ये शैडो बना रहे थे। और यदि शैडो बना रहे हैं तो इससे केवल एक ही क्या निष्कर्ष निकाला था हमने कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। कैसे कर रही हैं? ये कैथोड रेज जो हैं स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति करती हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन करती हैं। कैसे निकाला? क्योंकि भाई यदि ऑब्जेक्ट रखा है उसके पीछे यदि शैडो बन रही है तो इसका मतलब है कि वो घूम नहीं रही, वो सीधी रेखा में जा रही है। फिर इसके बाद जो दूसरा किया गया कि भाई इनके भी रास्ते में व्हील रखा दिया गया। और जब व्हील रखा गया तो व्हील क्या होने लगा? रोटेट किया। क्या किया? रोटेट किया, बट कैसा? लेस स्पीड। कैसी थी इनकी?
लेस स्पीड देन कैनाल रेज। रोटेट तो यहाँ पे भी किया, ठीक, जब यहाँ पे रखा गया व्हील तो व्हील यहाँ पे भी रोटेट किया। जब व्हील रोटेट किया तो निश्चित तौर पे, लेकिन कैसा था, थोड़ा कैसा धीमा स्पीड से रोटेट किया कैनाल रेज के मुकाबले। तो जब रोटेट किया तो इसका मतलब क्या निकलता है कि भाई निश्चित तौर पे यहाँ इसमें भी क्या है, पार्टिकल्स हैं। इसमें क्या है, इन रेज में क्या है, पार्टिकल्स हैं, और उनमें क्या है, मास अवेलेबल है, और मास अवेलेबल है, ठीक। तीसरा जो काम किया गया, सिमिलर मैनर में इन्हें क्या किया गया, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच से गुजारा गया। अब चूंकि ये सारी की सारी रेज किधर की ओर मुड़ी, ये सब की सब पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ी, किधर की ओर मुड़ी, सब की सब पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ी। तो इससे निष्कर्ष निकाला गया कि इनमें क्या है, निगेटिव चार्ज अवेलेबल है, तभी ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ रही हैं। और जो ये पार्टिकल्स कैसे हुए, फिर इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। कैसे हैं, निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। और जब निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये निगेटिव क्या है, ऋणात्मक आवेश के कण हैं, तो ये कैसे हैं, सीधी सी बात है कि इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया, इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का जो मास एस्टिमेट किया गया वो 9.1 × 10⁻³ kg एस्टिमेट किया गया, क्लियर। और जो इसमें चार्ज देखा गया वो चार्ज कैसा था, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का था। यही सेम चार्ज आपने यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज भी देखा था, पॉजिटिव में कितना था, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। यानी ये दोनों में जो मास भले डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, लेकिन चार्ज के मुकाबले कैसे थे, आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में सेम चार्ज क्या हुआ, ऑब्टेन हो रहा था, ठीक। अब यही चीज यहां से, इसका मतलब सीधा सा क्या निकला, चार्ज सेम है। यानी यदि कोई मटेरियल, आपका कोई मैटर जो आप देखते हैं, यदि वो कैसा है, उसमें किसी भी तरीके का आयोनाइजेशन या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो निश्चित तौर पे उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तभी कैसा होगा आपका मटेरियल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। कैसा होगा ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी किसी भी तरीके का उसमें आवेश नहीं दिखाई दे रहा। तो उसके पीछे कारण यही होगा कि निश्चित तौर पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि चार्ज कैसा है, दोनों में सेम चार्ज अवेलेबल था, ठीक। तो 19वीं सेंचुरी तक की जर्नी में आपको क्या क्या दिखाई दे गया, आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी गेन कर ली, ठीक। अब जब ये लोगों को पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो अब जानकारी अब हमारी रिसर्च का जो दायरा था वो किस ओर बढ़ा, स्ट्रक्चर की ओर, कि भाई ये पॉजिटिव और निगेटिव ये आपस में रहते कैसे हैं फिर, ठीक। अब हमें ये पता चल गया कि पॉजिटिव चार्ज भी है मैटर में और निगेटिव चार्ज भी है। दो चार्ज हमें 19वीं सेंचुरी तक मिल गए थे। तो अब भाई मैटर में इनकी प्लेस कैसे, ये पोजीशन कैसी है, किस तरह रहते हैं, कहाँ पे हैं, इस चीज को जानने की कोशिश स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहला मॉडल थॉमसन साहब ने दिया। किन्होंने दिया, थॉमसन साहब ने दिया। थॉमसन साहब ने कहा कि बिल्कुल क्या है, इन्होंने कहा कि भाई ये पूरा का पूरा एक क्या है, स्फीयर है, जो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। कैसा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बताया उन्होंने कहा कि भाई क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज एक गोले के रूप में है। कैसा है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, धनात्मक गोले के रूप में है। कैसा है, धनात्मक आवेश का गोला बना हुआ है, धनात्मक आवेश का क्या है, गोला बना हुआ है। और उसमें क्या है, छोटे छोटे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इन रैंडम। जो ये निगेटिव चार्ज हैं ये कैसे हैं, एम्बेडेड हैं इसमें। कैसे हैं, एम्बेडेड, यानी धसे हुए हैं। क्या है, निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश कैसा है, इसमें धसा हुआ है बीजों की तरह। ऋणात्मक आवेश कैसा है, धसा हुआ है बीजों की तरह, धसा हुआ है। ये थॉमसन साहब ने कहा।
और इसीलिए इसको, इस मॉडल को, ये मॉडल बिल्कुल सिमिलर आपको कैसे दिखाई देता है, जैसे कि आपका क्या है, ये लाल तरबूज वाटरमेलन है, क्या है ये, बिल्कुल वाटरमेलन मॉडल कहा गया। क्या कहा गया, वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया इसे, यानी तरबूज मॉडल कहा गया। क्या कहा गया, तरबूज मॉडल। मतलब कि जो ये आप तरबूज खाते हैं तो तरबूज में जो रेड पार्ट है, जो रेड जोन आपको दिखाई देता है, वो रेड जोन इन्होंने बताया कि रेड पार्ट आपका क्या है, धनात्मक आवेश है। जब आप तरबूज काटते हैं तो उसमें जो रेड जोन दिखाई देता है वो आपका धनात्मक आवेश है, ये बताया। और जो आपके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं तरबूज के अंदर, क्या होते हैं, सीड्स या बीज जो अवेलेबल हैं वो कैसे हैं, वो ऋणात्मक आवेश हैं। ये थॉमसन साहब ने बताया। ठीक, ये थॉमसन साहब ने सबसे पहला जो मॉडल दिया उसे वाटरमेलन मॉडल कहा गया कि भाई पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने कहा कि गोले में है, उसमें बीज की तरह इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ठीक, लेकिन ये मॉडल इतना सक्सेस नहीं हुआ और ना ही इसे इतना स्वीकार किया गया, क्योंकि ये किसी भी तरीके के एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन पे बेस नहीं था। तो अगला जो प्रयास आया वो प्रयास किया रदरफोर्ड जी ने। किसने किया, रदरफोर्ड जी ने। रदरफोर्ड जी ने क्या किया, एक फॉइल ली, किसकी ली, फॉइल ली, किसकी, गोल्ड की, सोने की परत ली। क्या ली, सोने की परत, सोने की परत। अब इन्होंने सोने की परत ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। क्या होता है, मेलेबल मेटल है, आपके अर्थ का सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल है। और वो क्या चाहते थे कि जितना हो सके लीस्ट, क्या चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, लीस्ट थिन लेयर प्रोड्यूस करना चाहते थे। क्या चाहते थे, लीस्ट थिन लेयर, मतलब सबसे पतली लेयर की जरूरत थी उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। इसलिए उन्होंने किसको चुना, उन्होंने सोने की परत को चुना। क्यों, क्योंकि इसे जितना चाहे आप पतला कर सकते हैं। और उन्होंने इतना इसे पतला लेकर के किया कि इसमें मतलब 1000 एटम से ज्यादा इसमें ना हो। ये उन्होंने अप्रॉक्स एक इतनी पतली थिन शीट ली सोने की कि उसको 1000 अप्रॉक्स, क्या 1000 एटम्स के अप्रॉक्स केवल वो थिक हो। अब उन्होंने क्या किया कि भाई क्या कि यदि उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा है कि एक बिल्कुल पतली सोने की चद्दर लेते हैं, पतली रहेगी तो इसका मतलब उसमें ये ढेर सारे एटम्स होंगे, तो एटम्स क्या हो जाएंगे, जितनी पतली होगी उनमें एटम्स भी कम होंगे। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स यानी क्या, अल्फा कणों की बमबारी कराई, यानी 2He4 हीलियम का नाभिक। ये अल्फा कण कहां से इन्हें मिले होंगे, ये अल्फा कण रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे आपके यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम, थोरियम, ये क्या करते हैं, ये अब इनका नाभिक क्या होता है कि ये बहुत अनस्टेबल फॉर्म में होता है, तो वो अपने आप को डिटीरोट करता रहता है समय के साथ, रेडिएशन क्या करता है, विकिरित करता रहता है, रेडिएशन इमिट करता रहता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो वहां से ये अल्फा कण मिलते हैं, अल्फा कण निकलते हैं। ये बिल्कुल हीलियम के कैसे होते हैं, पॉजिटिव नाभिक होते हैं। कैसे होते हैं, दरअसल अभी आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसको पूरी तरीके से आप और क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये कैसे रहे कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन थे उनको इमिट पूरी तरीके से बाहर रख करके रखा जाता है। और ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अब ये सिर्फ ये मॉडल क्या करने की बात थी कि यदि जिस तरीके से थॉमसन साहब ने कहा कि भाई पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो गोले में है, यानी यहाँ सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज तो बीच में कहीं थोड़ा थोड़ा धसा हुआ है। तो रदरफोर्ड जी ये साबित करना चाहते थे कि यदि मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फेंकूंगा,
यदि पॉजिटिव चार्ज फेंकूंगा तो क्या होना चाहिए था, निश्चित तौर पे पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए था, रिपेल करता और ये क्या होता, अपने पाथ से डाइवर्ट हो सकता था, पीछे की ओर भी आ सकता था। क्लियर। तो रदरफोर्ड जी थॉमसन साहब की बात को क्या करने वाले थे, उन्हीं को चेक करने के लिए कि भाई ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पूरा जब पूरे वाटरमेलन में फैला हुआ है तो यदि मैं पॉजिटिव चार्ज का ही इसमें अटैक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। तो इन्होंने जब इसकी बमबारी करानी, यदि ऐसा होता कि ये पॉजिटिव चार्ज से फैला होता तो इन्हें यह होना चाहिए था कि ये पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूर की ओर भागता, ये कभी इनकी ओर नहीं जाता। रदरफोर्ड जी ये साबित करने के लिए उन्होंने ये काम किया, ठीक। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स मिले वो बिल्कुल दंग करने वाले थे। कैसे थे, दंग करने वाले थे। जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स चले, ढेर सारे अल्फा पार्टिकल्स की जब बमबारी कराई गई, अब ये अल्फा पार्टिकल्स चले तो यहाँ पे अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स तो सीधे ही निकल गए, अधिकांश अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। कुछ अपने पाथ से डेविएट भी हुए, कुछ अपने पाथ से डेविएट भी हुए, और कुछ कैसे थे कि बिल्कुल ऐसे हुए कि जिस रास्ते गए उसी रास्ते वापस भी आए। तो क्या हुआ कि यदि मान लो 12,000 पार्टिकल्स की बमबारी कराई गई, कितने, 12,000 पार्टिकल्स की बमबारी कराई गई, तो उनमें से एक पार्टिकल ऐसा था जो क्या था, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया। फिर उसमें से यदि अप्रॉक्स 100 या 200 पार्टिकल्स ऐसे हैं, 100 या 200 पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हुए, अपने पाथ से डेविएट हुए, किसी एंगल पे क्या हुए, डेविएट हुए, किसी एंगल पे ये इधर उधर गए। और बाकी जो ये समझ लीजिए आपके लगभग 1000 पार्टिकल्स, जो 1000 या 1100 पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली बचे, 11,000 पार्टिकल्स, ये कैसे थे, ये बिल्कुल सीधे सीधे आर पार निकल गए, इन्हें रास्ते में कोई अवरोध नहीं मिला। ये बिल्कुल इस तरीके से समझिए, यदि आप क्या करें, एक बड़ी जाले वाली क्या है, आप जाली बनाएं, एक बड़ी जाले वाली जिसका क्या है, जिसमें बहुत बड़े बड़े छेद हैं, और आप एक छोटी सी बॉल लेकर के क्या करें, और अपनी आंख में पट्टी बांध लें, क्या करें, अपनी आंख में आप पट्टी बांध करके इस पे हिट कर रहे हो, तो क्या होगा, यदि ये बॉल बहुत छोटी है, आपकी जो जाली है उसमें क्या है, बहुत बड़े बड़े छेद हैं, तो अधिकांश टाइम तो ये होने वाला है कि आपके ये यहां से सीधे सीधे क्या होंगे, आर पार ही निकलने वाले हैं। क्लियर। आप क्या करिए, एक जाली जो बहुत बड़ी छेदों की है और उसमें छोटे छोटे बॉल्स लेकर के आप खड़े हो जाइए, आंख बंद करके उसमें मारना शुरू करिए। यदि आंख बंद करके मारना शुरू करेंगे तो अधिकांश टाइम तो यही होने वाला है कि क्या होगा, छेद क्या है आपकी जाली के बहुत बड़े हैं, तो सीधे सीधे बॉल्स आपकी बाहर निकलने वाली है, ठीक। कुछ ऐसी होंगी जो यहां से टकराएंगे और किसी एंगल पे डेविएट होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो ज्वाइंट पे टकरा के सीधे आपकी तरफ बाहर की ओर आएंगी। तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट दिखाई दिया रदरफोर्ड जी को, और यहां से फिर आपको रियल स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जानकारी मिलती है। तो रदरफोर्ड जी ने जब ये रिजल्ट्स देखे तो वो दंग रह गए, और फिर उन्होंने जो एस्टिमेट करके रिजल्ट्स प्रोवाइड किए उसमें से देखिए, तो उसमें सबसे पहला कि 12,000 में केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो जिस पाथ से गया उस पाथ से ही वापस आया। इसका मतलब उन्होंने कहा कि जो धनात्मक आवेश है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या आपका जो धनात्मक आवेश है, ये क्या है, ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इज एक्यूमुलेटेड at very small place, बहुत छोटे या वेरी स्मॉल जोन,
ये समझिए उन्होंने कहा कि जब 12,000 में केवल एक पार्टिकल ऐसा है जो धनात्मक वो मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ये बहुत छोटी जगह पे है। यानी इतनी छोटी जगह उन्होंने कही कि यदि आप एक फुटबॉल का मैदान देख रहे हैं, उसमें क्या कर दें, एक निडिल मैदान के बीच में कहीं पे गाड़ दें, इतनी छोटी सी जगह, एक पूरे फुटबॉल के मैदान में एक छोटी सी आपने निडिल गाड़ दी, उतनी सी जगह में आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, वेरी स्मॉल जोन में है। तभी केवल एक ऐसा पार्टिकल था जो उस रास्ते से बाहर आया, ठीक। और जो बाकी के अधिकांश हिस्से ऐसे थे जो बहुत सारे कण कैसे हुए, ये सीधे सीधे पार निकल गए। तो इनसे क्या निष्कर्ष निकला कि ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर इज वैकेंट। कैसा है, अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। भाई आप जाली पे मार रहे हैं तो जाली पे यदि सीधे सीधे बॉल बाहर निकल रही है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो अधिकांश भाग कैसा है, खाली है। जब ये पता चल गया कि भाई अधिकांश भाग खाली है, ठीक। अब इसके बाद ये वाला हिस्सा क्या बता रहा था, तो इस वाले हिस्से से उन्होंने कहा, यहां से उन्होंने जब पाथ छोटे छोटे एंगल्स पे डेविएट हुआ तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, जो ये 200 पार्टिकल्स थे अप्रोक्सीमेट, तो उनसे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इन सर्किल्स around पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, किसके चारों तरफ, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ, पॉजिटिव आवेश के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं। ये यहां से, क्योंकि ये हुआ कब होगा कि यहाँ पे आपका मान लीजिए निगेटिव चार्ज पड़ा, तभी तो इसने इसको क्या किया, आकर्षित किया और इस तरीके से धीरे धीरे इसके पाथ को डेविएट किया, ठीक। तो ये जो तीन चीजें, तीन निष्कर्ष रदरफोर्ड जी ने निकाले कि धनात्मक चार्ज है लेकिन कहां पे है, बहुत छोटी जगह पे, कि फुटबॉल के मैदान में आप सुई गाड़ दे, इतनी छोटी जगह पे आपका पूरा का पूरा धनात्मक चार्ज एक्यूमुलेट है। ये बात हुई। फिर अधिकांश भाग उन्होंने बताया खाली है, वहां पे कुछ नहीं है हर एक मैटर के पास। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्हें जानकारी मिली यहां से कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहे हैं। यानी इन यदि तीनों जानकारियों को मैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम के फॉर्म में दिखाऊं तो आपको कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है कि आपका पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इस छोटी सी जगह पे है, बाकी चारों तरफ आपके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, बाकी इस तरफ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक। क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर सामने किसने रख दिया, आपके सामने रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट करके रख दिया कि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है, और इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस या नाभिक कहा गया इसे, ठीक। और इलेक्ट्रॉन अब इसके चारों ओर फिक्स कक्षाओं में गति कर रहे हैं। ये बात किसने बता दी, रदरफोर्ड ने बता दी। ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई चलिए ऐसा स्ट्रक्चर है। अब लोगों का सवाल था कि इफ इलेक्ट्रॉन रोटेट कॉन्टिन्यूअसली, यदि ये इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहे हैं, तो इनको एनर्जी कहां से मिलती है, क्या, देन आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम इलेक्ट्रॉन फॉल्स इन न्यूक्लियस। क्या कह रहे हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट कर रहे हैं और उनके पास कोई एनर्जी नहीं है तो एक समय ऐसा आना चाहिए था, घूमते घूमते इनकी कक्षा छोटी होती जाती और छोटी होती जाती और इन्हें घूम के कहाँ गिर जाना चाहिए था, नाभिक में गिर जाना चाहिए था। रदरफोर्ड जी से जब ये बात, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन से आयन बनना तो हम लोग देख ही चुके थे, ठीक, तो उन्होंने कहा कि फिर आयन्स बनते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तब इलेक्ट्रॉन, ये सारी घटनाएं रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड जी ने जिस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने स्ट्रक्चर दिखा दिया कि ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इन क्वेश्चंस का उनके पास जवाब नहीं था कि इलेक्ट्रॉन यदि कॉन्टिन्यूअसली गति कर रहे हैं, लगातार मोशन कर रहे हैं, तो एक दिन उन्हें उस पर गिर जाना चाहिए था, उनकी एनर्जी लगातार डिसिपेट होनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं हो रहा। फिर ये आयंस कैसे बन जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर अंदर बाहर कैसे होते हैं जब पॉजिटिव चार्ज, इन्होंने क्या कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करता है, उस फोर्स की वजह से ये बंधे रहते हैं, तो फिर आयंस कैसे बनते हैं, इस चीज को भी रदरफोर्ड जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जब रदरफोर्ड जी फेल हुए इन जगहों पे, तो उनके शिष्य आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया इस चीज को, और वो थे कौन, नील बोर साहब। क्या कौन आए, नील बोहर साहब ने एक्सप्लेन किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कोई नई चीज नहीं की, बस उन्होंने क्या कहा कि भाई पॉजिटिव चार्ज आपके यहाँ पे है, एक्यूमुलेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फिक्स कक्षा में गति करते हैं। क्या करते हैं, फिक्स कक्षा में गति करते हैं, और जब ये अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति कर रहे हैं, तब तक किसी तरीके का एनर्जी का ना तो इमिशन करते हैं ना या एब्जॉर्प्शन करते हैं। क्लियर, इलेक्ट्रॉन क्या हैं, फिक्स कक्षा में गति कर रहे हैं, नील बोर जी ने कहा, और जब तक ये अपनी कक्षा में है तब तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत कब है कि जब भैया आपको 4th क्लास का बच्चा आप हाई स्कूल की क्लास में बैठाओगे तो दिक्कत है। क्लियर, तो जब तक ये अपनी कक्षा में है तब तक किसी भी तरीके की एनर्जी का ना तो ये इमिशन करते हैं और ना ही एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। क्लियर, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का एनर्जी का इमिशन नहीं होता जब तक कि वो अपनी कक्षा में हैं, किसी भी तरीके की एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करते इलेक्ट्रॉन, अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे जब तक रहेंगे किसी भी तरीके की एनर्जी का उत्सर्जन नहीं होने वाला। तो फिर जो दूसरा क्वेश्चन था कि आयंस कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि जब आप कहीं से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आप उन्हें या तो गर्म करें या फिर आप उन्हें किसी भी तरीके की फॉर्म में यदि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपनी छोटी क्लास से जंप करके बड़ी कक्षा में जाना चाहते हैं। क्या नील बोर जी ने क्या कहा कि भाई आयंस के लिए ये बात जान लीजिए कि जब आप एनर्जी देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करने की कोशिश करते हैं, और ये जंप करने, लेकिन वहां पे स्टेबल नहीं रह सकता इलेक्ट्रॉन। क्या है, यदि एनर्जी सिर्फ इतनी है कि वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करे, तो अब 4th क्लास का बच्चा यदि आप हाई स्कूल में बैठा देंगे तो क्या होगा, आपने भले उसे एनर्जी दे रखी है, भले ही आपने पीछे सपोर्ट लगा रखा है, पौवा लगा रखा है कि भाई आप हाई स्कूल की क्लास में बैठेंगे, मैं देखता हूं कौन कुछ उखाड़ लेगा, लेकिन क्या होगा, कुछ समय बाद 4th क्लास के बच्चे को यह समझ में आ जाएगा कि भाई ये उसकी जगह है नहीं, उसे कहाँ जाना है, वापस अपनी कक्षा में पहुंचना है, यानी वो वापस उसी क्लास में आएगा, और जब ये क्लास में आता है तो यहाँ से एनर्जी को फिर से इमिट कर देता है, जिस एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया उस एनर्जी को इमिट करके वापस अपनी कक्षा में बैक कर जाता है, अपनी कक्षा में बैठता है। यही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ होती है। तो जब आयन बनने की बात आई, तो यदि आपने उस सब्सटेंस को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रखी है कि उसकी आउटर मोस्ट सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी है, कम से कम ऊर्जा है टू
रिमूव एनी इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है, टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो यदि आपने उसे इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि वो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए, यानी उसकी आउटर मोस्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यदि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक, तो सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे, बराबर थे। ये बात तो पहले ही था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर रहने वाले हैं, तभी मटेरियल आपका कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी उसमें किसी तरीके का चार्ज नहीं था। लेकिन ध्यान रखना है, अब जैसे ही प्रोटॉन में तो कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो नाभिक में चुपचाप बैठा है, सब कुछ देख रहा है। बस आप किस पे असर डाल रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन्स पे असर डाल रहे हैं। आपने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, बाहर हुआ। और यदि ये इलेक्ट्रॉन कूद करके एस्केप आउट कर गया, इतनी एनर्जी आपने दे दी, तो जरा सोचिए कि मान लीजिए इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, यानी 5 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का इसमें कैसा था, पॉजिटिव चार्ज था, और इतना ही नेगेटिव चार्ज था। ये कैसा था, पॉजिटिव था, और इतना ही 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब का कैसा था, नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यदि आपने डिस्टर्ब कर दिया, यदि आपने क्या कर दिया, अब 5 प्रोटॉन की जगह 5 प्रोटॉन तो अपनी जगह उसी तरह रहे और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल के बाहर भाग गया, तो क्या होगा जरा सोचिए। अब यहाँ पे जो 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सिर्फ 4 यूनिट का निगेटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज ज्यादा हो गया है, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्या। और जब ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है किसी जगह से, तो वहां पे उस मेटल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नील बोहर जी ने ये साबित किया, ठीक। उन्होंने क्या कहा कि भाई 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन थे, तभी वो मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन यदि आपने उसे एनर्जी प्रोवाइड करके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि अब उसमें 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया। यदि आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए होते, तो यहाँ पे क्या आता, 3 इलेक्ट्रॉन बचे होते, और तब यहाँ पे कितना, 3, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ जाता, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का। तो इस तरीके से 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसमें आ जाता। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता। प्रोटॉन पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को जनरेट नहीं करते। पॉजिटिव चार्ज तो क्या है, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज तो आपने समझ लिया। अब मान लीजिए कि ये तो आपने एक तरीका देख लिया। अब आप ये कर दे कहीं से कि ये इस मेटल को आए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, क्या, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर से आए और इसमें इम्बेड हो जाए। तो जो 5 की जगह अब यदि मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जैसे ही ये 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो यहाँ पे 5 यूनिट का सिर्फ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे 6 यूनिट का निगेटिव चार्ज हो जाता, तो निश्चित तौर पे 1 यूनिट का उसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। तो पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉजिटिव चार्ज यानी आपका ये प्रोटॉन्स का कोई रोल नहीं होता आयंस बनाने में। आयंस बनाना, चाहे पॉजिटिव आयन बन रहा हो चाहे निगेटिव आयन बन रहा हो, वो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और यदि इलेक्ट्रॉन अंदर आए तो निगेटिव चार्ज बढ़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल, न्यूट्रल मटेरियल के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी मटेरियल आपका कैसा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है। क्लियर। तो ये नील बोर साहब ने बताया। नील बोर साहब ने आयंस बनना भी बता दिया कि किस तरीके से आयंस बन रहे हैं, और कक्षाओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर K, L, M और N इस तरीके से करते हुए क्या है,
कक्षाएं हैं चारों तरफ कैसी हैं, ये इस तरीके से ये, या ये फिर इस तरीके n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ये सेल हैं। कैसी हैं, इस तरीके से ये ढेर सारी सेल्स बनी हुई हैं। नाभिक के चारों तरफ ये क्या बनी हुई हैं, सेल्स बनी हुई हैं। और इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं ये भी फिक्स है। उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सेल कितना रहने वाला है, 2n²। यानी यदि मैं n बराबर 1 पहली कक्षा में बात करूं तो वहां पे 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। यानी पहली कक्षा के क्लास के सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उन्होंने कहा। दूसरी n बराबर यदि 2 रखा जाए तो क्या होगा, n बराबर 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में। इसी तरीके से n बराबर यदि 3 रख दें तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन, 3 3 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक, इसी तरीके से यदि आप n बराबर 4 रखेंगे तो 2 गुणे 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16 दुनाई 32, यानी अगली कक्षा n बराबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। क्लियर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन हैं। पहली कक्षा नाभिक के बाहर की पहली कक्षा में कितने, 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18, फिर इसमें चौथी में 32। इस तरीके से ढेर सारी कक्षाएं बनी हुई हैं और हर एक कक्षा में इतने इतने इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। ठीक है, यदि पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, दूसरी कक्षा में है तो आप 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तीसरी कक्षा में आप 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और चौथी कक्षा में आप 4 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये बोर जी ने बताया। ठीक है, इसके बाद बोरबरी संकल्पना में एक और कौन आते हैं, बरी जी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, बरी जी। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ यही बस नहीं है आपके एटम में। क्लियर, ये आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ एटम बढ़ता जा रहा है, देखते जाइए। ठीक है, क्लियर। तो ये कहा कि अब उन्होंने कहा कि भाई ये आपने ये ठीक कहा कि ये इस तरीके से हैं, लेकिन उन्होंने कहा हर एक कक्षा के अंदर यदि आप गौर से देखेंगे तो यदि पहली कक्षा को देखेंगे तो पहली कक्षा में इस तरीके से ऑर्बिट्स भी हैं। क्या हैं, ऑर्बिट्स। यदि n बराबर 1 की बात कर रहा हूं तो उसमें सिर्फ s ऑर्बिट है, यानी एक ऑर्बिट है। वही n बराबर जब 2 कर रहा हूं तो उसमें s और p ऑर्बिट भी हैं, यानी 2 ऑर्बिट हो जाते हैं। और जब n बराबर 3 कर रहा हूं तो s p और d ऑर्बिट भी आ जाते हैं, यानी और n बराबर जब 4 करते हैं तो s p d f ये ऑर्बिट्स भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा भाई आपने ये बातें बिल्कुल सही कही कि इस तरह कक्षाएं अरेंज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि कक्षाओं में क्या है, उप कक्षाएं भी हैं। क्या है, उप कक्षाएं भी हैं। यानी जैसे पहली कक्षा में बात करूं तो सिर्फ यहाँ पे पहली कक्षा में सिर्फ s ऑर्बिट बस है, s उप कक्षा बस है। कैसी है, s उप कक्षा है। लेकिन जैसे ही आप दूसरी ऑर्बिट में जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास s के साथ साथ यहाँ पे s तो है ही और साथ में p भी है। ठीक, इसी तरीके से जब तीसरी कक्षा में आप जाएंगे तो वो 3 उप कक्षाओं से मिलकर बनी है। उन्होंने क्या कहा, 3 उप कक्षाओं से मिलकर के बनी है। यानी यहाँ पे s p d इन तीनों को मिला करके आपने n बराबर आपका 3 बनता है। 2 कक्षाओं को मिला के आपका n बराबर 2 बनता है और n बराबर 1 सिर्फ s ऑर्बिट से ही बन जाता है। क्लियर।
इसी तरीके से जब चौथी कक्षा है तो उसमें n बराबर जब 4 करते हैं तो उसमें S, P और D 4 उप कक्षाओं से मिलकर के आपकी चौथी कक्षा बनती है। क्लियर? ये बात जब बोरवरी जी ने कही तो अब उन्होंने एक चीज और कही। उन्होंने कहा कि S का उप कक्षा जो है आपकी 2 इलेक्ट्रॉन रखती है। कितने रखती है? 2 इलेक्ट्रॉन रखती है। P उप कक्षा आपकी 6 इलेक्ट्रॉन रखती है। D उप कक्षा आपकी 10 इलेक्ट्रॉन रखती है और F आपकी 14 इलेक्ट्रॉन रखती है। कितनी? तो उन्होंने कहा कि जो ये उप कक्षाएं हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन रहने हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो 2, 6, 10 और 14 रह सकते हैं। यानी s ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी या तो s1 हो सकता है या s2। s3 नहीं, s के पास 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर 1। यानी मैक्सिमम s के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरह जब p की बात कर रहे हैं तो p 1 रख सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकती है, 3 रख सकती है, 4 रख सकती है, 5 लोगों को रख सकती है, 6 को रख सकती है, लेकिन 7 को नहीं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन p के पास रहेंगे तो वो 6 रहेंगे। इसी तरह d के साथ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रह सकते हैं और f के साथ 14 रह सकते हैं। अब जरा चेक करिए कि 2n स्क्वायर से आपने क्या देखा था कि n बराबर 1 रखा था तो 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 2 रखा था तो कितने 8 इलेक्ट्रॉन आए थे, n बराबर 3 रखा तो आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आए थे, n बराबर 4 रखा था तो आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन आए थे। ठीक, इन्होंने क्या कहा कि n बराबर 1 रखा है, s ऑर्बिट है, यानी s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप n बराबर 2 तो n बराबर 2 में s और p दोनों उप कक्षाएं हो सकती हैं। यानी s रख सकता है 2, ये रख सकता है 6, यानी 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये भी सही बात निकली। ठीक, इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये जब तीसरी उप कक्षा की बात करेंगे तो 2, 6 और 10 इस तरीके से sp_d में मिल जाएंगे आपको। जब 2, 6, 10 यानी आपको कितने 18 बिल्कुल सही बात। इसी तरीके से जब चौथी कक्षा आएगी तो sp_d इनको जोड़ेंगे तो आपको कितने 32 इलेक्ट्रॉन। यानी बोरवरी जी ने क्या किया, बोर के उसी सिद्धांत को क्या कर दिया, आगे बढ़ाया और कहा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। अब इतनी बातें आप लोग जानने के बाद बोर हो गए होंगे, तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने आपको 1 से 30 तक क्या कहा था, एटॉमिक नंबर याद करने के लिए कहा था पिछली कक्षा में। 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए। ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसी तरीके से इनको क्या कह सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, वो भी किसमें, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल। यदि जो हम देखते हैं जनरली मैटर, उसमें क्या होता है, किसी तरीके का चार्ज नहीं होता, तो एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल मटेरियल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। एक चीज और सीख लीजिए, फिर इसके बाद आप इजीली बिल्कुल भरते चले जाएंगे। इसे कहते हैं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि भाई देख लीजिए, हमने कहा, क्या कहा बोरवरी जी ने कि 1 के पास केवल एक s उप कक्षा है। जब 2 में जाएंगे तो 2s और 2p मिल जाएगा, क्योंकि s और p 2 से मिलके बनी है। इसी तरीके से 3 में जाएंगे तो 3s 3p मिलके बनी है। इसी तरीके से 4s 4p 4d और 4f। f से ज्यादा की आज तक हमें जरूरत नहीं पड़ी है। अभी तक जितने भी 108 एलिमेंट खोजे गए हैं, कितने 108 या 109 एलिमेंट आपके खोजे जा चुके हैं, तो हमें f उप कक्षा से ज्यादा की अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। बस आप ये ध्यान रखिए, बस f तक लिख लीजिए। 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f। इतना ही आपकी अभी तक के क्या है, आप अभी क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो 7 आपके क्या बने हैं, 7 इस तरीके से आपकी रोज बनी हुई हैं। ये वही 7 रोज हैं। ठीक है,
अब आप बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या है, लेस एनर्जी वाली कक्षा में भरेगा, फिर इसके बाद हायर कक्षा में। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने इस तरीके से बनाया। ध्यान रखिएगा, आप भी इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा तभी सीख पाएंगे, इस तरीके से। क्लियर? तो क्या कहा आप बाबूजी ने कि भाई इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, फिर घूम के पीछे पहुंच जाएगा ये एरो, फिर जाएगा 2s में, फिर ऐसे जाएंगे, फिर कहाँ जाएगा, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में। ठीक है, यहां तक सही है, ठीक है। 3p और 3d, फिर जाएगा 3p में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा, पहले कहां जाएगा, 4s में भरा जाएगा। क्लियर? जरा चेक करिए, 1s से आप कहा जाएंगे 2s में, 2s के बाद 2p 3s, 3s के बाद 3p 4s, फिर इसके बाद आपका 3d में जाएगा। यानी पहले आपकी 4s भरेगी, फिर 3d भरेगी, फिर इसके बाद 4p भरेगी, फिर 5s भरेगी। इस तरीके से आप बाबूजी ने कहा कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपको बढ़ती हुई कक्षाओं में भरने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब 1 से 30, ये आप बाउ प्रिंसिपल है, और 1 से 30 तक के इलेक्ट्रॉन आपके 4 कक्षाओं में ही भर जाएंगे। तो मैं केवल उन्हीं को बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इजीली लिख पाएंगे। 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d एंड 4f। क्या करना है, ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s से 2s, इलेक्ट्रॉन 2s से 2p और 3s, ठीक है। 3s के बाद 3p, सही है, लेकिन 3p के बाद 4s में पहले जाएगा, फिर इसके बाद 3d में जाएगा, फिर 4p भरेगी, ठीक, इतना। अब जरा देखते हैं, हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही होता है इसके पास, एटॉमिक नंबर एक इलेक्ट्रॉन है, तो कहां भर जाएगा, सिर्फ 1s1, केवल एक इलेक्ट्रॉन है तो पहली ही कक्षा में भर जाएगा, फिर बाकी कक्षाएं तो क्या है उसकी, फ्री रहेंगी, खाली रहेंगी। हीलियम 2 तो 1s2, यानी दूसरी जो पहली कक्षा की जो थी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऐसी कितनी थी, 2, दोनों इलेक्ट्रॉन अब किसमें, हीलियम में उसे मिल जाएंगे। लिथियम 3 आ जाएगा, लिथियम 3, तो 1s1 1s2 1s2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 1s के बाद 2s में, यानी 2s1। फिर बेरिलियम 4, तो 1s2, फिर इसके बाद 2s2। अब s की कैपेसिटी फिल। अब इसके बाद बोरान के पास है 5, तो 1s2 2s2, 4 तो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन 2s के बाद कहां जाने वाला है, 2p में, ठीक, तो 2p1, और इसी तरह यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन तक बोरान, फिर बोरान 5, कार्बन 6, तो 2p2 आ जाएगा, ये सिमिलर, ठीक। फिर नाइट्रोजन 7, तो 2p3 आ जाएगा, ये सिमिलर। फिर ऑक्सीजन 8, तो ये क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। फिर फ्लोरीन 9, तो यहाँ पे 2p5 आ जाएगा, और फिर इसके बाद नियान 10, और यहाँ पे आ जाएगा 2p6। अब यहाँ पे 2p क्या आ गया, 6 आ गया, यानी p कक्षा की भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी खत्म। फिर इसके बाद बनेगा सोडियम में आया 11, कितने इलेक्ट्रॉन, 11, तो 2p6 तक तो सिमिलर। फिर क्या आ जाएगा, 3s1। अब एक इलेक्ट्रॉन आपका इंक्रीज करेगा। फिर सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12, तो 2p6 और 3s2। क्लियर? इसी तरीके से आप जितने मर्जी आपको, क्या मैं आपको किसका बता देता हूं, जिंक का बताता हूं, जिसमें 30 इलेक्ट्रॉन है। जिंक 30 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 30 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कितने 30 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, फिर 2 12, 12 6 18, 18 के बाद
2 20 और फिर D10, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। तो क्या बना जिंक का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर इसके बाद 4s2, फिर इसके बाद 3d10। तो इस तरीके से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, स्टे करते हैं आपके नाभिक के चारों तरफ, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, किसी भी और एक एक इलेक्ट्रॉन के अदलने बदलने से ही आपका क्या बन जाता है, नया स्ट्रक्चर जनरेट होता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पूरे 30 के 30 का आपको क्या रखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इसका क्या क्या यूज होता है। इसी पे बेस होती है आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बेस होती है। इसी पे आप आयंस, इन सारी चीज़ों की जानकारी पूरी तरीके से देख पाएंगे। वैलेंसी क्या होती है, किस तरीके से आयंस बनते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं चीज़ों से मिलेगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सही पूरे 30 1 से 30 आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो वो बना करके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।